बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि तुर्की ने एक चीज़ जो है उसको एडमिट किया है और तुर्की की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि अगर अमेरिका हमें लॉकहीड मार्टिन के F-16 फाइटिंग फाल्कन नहीं सेल करता, जैसे कि आपको पता है कि तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया। उसके बाद तुर्की जो है उसने F-16 का मुतालबा किया अमेरिका से कि आप हमें F-16 ही दे दें, अगर आप हमें F-35 जहाज नहीं दे रहे तो आप हमें कम से कम F-16 का लेटेस्ट मॉडल दे दें। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इस वक्त ग्रीस यानी कि यूनान की एयरफोर्स, जिसको हेलेनिक एयरफोर्स कहा जाता है, वो अपने फाइटर फ्लीट के अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से इजाफा कर रहा है। वो अपने F-16 को भी ब्लॉक 70 और 72 के ऊपर लेके जा रहा है, यानी कि उसके जो F-16 हैं उनके अंदर आने वाले दिनों के अंदर ईसा रेडार्स जो हैं वो भी आ जाएंगे। उसके बाद वो रफाल तैयारे फ्रांस से परचेज कर रहा है। डेफिनेटली रफाल तैयारों के अंदर भी ईसा रेडार्स मौजूद हैं। तो जो कैपेबिलिटी गैप है ना ग्रीस की एयरफोर्स का और टर्किश एयरफोर्स का, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब तुर्की का अपना TFX जहाज जो है वो तो इतनी जल्दी नहीं बन रहा। तुर्की अमेरिका से लेटेस्ट F-16 मांग रहा है तकरीबन 40 की तादाद में, और जो उसके पुराने F-16 हैं उनके बारे में वो कह रहा है कि उनको जो है वो अपग्रेड करके दो। एटलीस्ट तुर्की ये चाह रहा है कि उसके पास 120 के करीब ऐसे तैयारे हो जाएं जो ग्रीस की एयरफोर्स के जो नए तैयारे हैं उनको टक्कर दे सकें। लेकिन अमेरिका का जो इस वक्त रवैया है तुर्की की तरफ, वो बिल्कुल सही नहीं है। वो तुर्की से काम तो अपने निकलवाता जा रहा है। तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन की जो नेटो मेंबरशिप थी उसके लिए जो है वो इतराजात किए थे, तो जो बाइडन ने अर्दोगान साहब को कोई कहानी सुनाई, को लॉलीपॉप दिया कि आप ये फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर जो एतराज है ना वो हटा दें और उनको नेटो मेंबरशिप लेने दें। तुर्की मान गया। उसने कहा ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो हम अपना F-16 जो है वो आप हमें दे दें, लेटेस्ट F-16 आप हमें दे दें, हम ये फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर एतराज जो है उसको खत्म कर देते हैं। उसके अलावा तुर्की ने ये रिक्वेस्ट की कि आप ये जो 80 के करीब जहाज है ना हमारे पुराने F-16 उनको भी आप अपग्रेड कर दें ब्लॉक 70-72 के ऊपर। अमेरिका किसी भी तरफ नहीं आ रहा, ना नए तैयारे F-16 दे रहा है ना पुरानों को अपग्रेड कर रहा है। अब तुर्की के पास जो चांस है ना, उन्होंने पहली दफा ये एडमिट किया है कि हो सकता है कि तुर्की को अगर अमेरिका ना कर देता है तो हम यूरोफाइटर टाइफून परचेज कर लें। यूरोफाइटर टाइफून जो है वो इस वक्त ठीक है, उस तरह से तो सक्सेसफुल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस तरह से एक F-16 है, लेकिन F-16 से बड़ा जहाज है, उसके अंदर डबल इंजन जहाज है, उसके जो वेपन स्टोर्स हैं यानी कि जो उसके हार्ड पॉइंट्स हैं वो F-16 से ज्यादा हैं। यूरोफाइटर टाइफून के अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा देर तक हवा के अंदर रह सकता है, लॉइटर टाइम उसका ज्यादा है, ज्यादा पेलोड उठा के लेके जा सकता है विद इन विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर जो उसके साथ जो वेपन इंटीग्रेट किए जा चुके हैं वो बड़े जबरदस्त है। मीटी और मिसाइल लेके जा सकता है। यूरोप अपना विद इन विजुअल रेंज का अपना एक अलहदा से जो है वो एक मिसाइल बना रहा है, शॉर्ट रेंज मिसाइल बना रहा है एसरैम के नाम से। तो तुर्की का कहना यह है कि हम यूरोफाइटर टाइफून की तरफ जा सकते हैं। देखें इतनी जल्दी तो TFX प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, उसका तो अभी प्रोटोटाइप ही नहीं बना। तो सबसे पहले तो प्रोटोटाइप तुर्की तैयार करेगा, फिर उसकी टेस्ट फ्लाइट्स करेगा, फिर उसके अंदर जो मसले होंगे उनको सॉल्व करेगा, फिर उसका एक इनिशियल प्रोडक्शन बैच जो है उसको जारी करेगा, फिर उसकी प्रॉपर जो प्रोडक्शन है वो चलेगी। तो ये कोई 10-15 साल का जो है वो अभी प्रोग्राम है। इतनी जल्दी तुर्की को अपना TFX प्रोग्राम जो है ना वो मटीरियलाइज नहीं कर सकता। तुर्की को जहाज जल्दी चाहिए। हेलेनिक एयरफोर्स जो है वो उसके सर के ऊपर चढ़ी हुई है। अब तुर्की ने 2 धमकियां लगा दी हैं अमेरिका को। एक उसने कहा है कि मैं यूरोफाइटर टाइफून ले सकती हूँ, और दूसरा उसने कहा है कि मैं Su-35 भी ले सकता हूँ। एक जगह पे तो आके तुर्की ने ऐलान कर दिया था कि रशिया और तुर्की के दरमियान जो मामलात हैं Su-35 को लेके वो फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। मेरा ख्याल से ये धमकी थी, क्योंकि Su-35 के मामले में तुर्की जो है वो इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेगा। और अगर तुर्की को यूरोफाइटर या Su-35 के अंदर से कोई एक जहाज चूज करना पड़ा तो आप ये बात लिख लें कि तुर्की जो है वो यूरोफाइटर टाइफून लेगा, कभी भी Su-35 की तरफ नहीं जाएगा। रीजन, तुर्की के पास इस वक्त जो मिसाइल्स हैं या उसके पास जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं या उसके जो भी वेपन्स हैं जिनको तुर्की अपने मुल्क के अंदर तैयार कर रहा है या बाहर से परचेज कर रहा है, वो सारे के सारे नेटो स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए गए हैं। Su-35 के ऊपर वो इतनी जल्दी इन हथियारों को नहीं लगा सकता। Su-35 को अगर वो इंडक्ट करता है, देखें लगा वो सकता है। अभी पिछले ही दिनों हमने ये देखा कि अमेरिका ने जो यूक्रेन को AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल दिया है, वो यूक्रेन ने अपने MiG-29 के ऊपर लगाया, वो यूक्रेन ने अपने Su-27 के ऊपर लगाया। तो ये तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि अमेरिकन मिसाइल जो है या नेटो का कोई ऐसा मिसाइल जो है उसको आप रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं लगा सकते। ये तो मिथ खत्म हो गया हुआ। आपके पास इजाजत होनी चाहिए, आपके पास सोर्स कोड होने चाहिए, आप ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है जहाँ पे आपको नेटो मेंबरशिप भी रखनी है, और फिर अगर आपने नेटो का मेंबर रहना भी है तो उसके साथ साथ आपके जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं वो नेटो स्टैंडर्ड के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। काम तो हो जाएगा लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपके जहाजों ने नेटो ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी है। फिर उसमें एक और सवाल आ जाता है कि अगर आप Su-35 लेते हैं तो क्या रशिया आपको ये इजाजत देगा कि Su-35 आप रशिया के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकें? नेटो की कोई एयर पुलिसिंग आपके जिम्मे लग जाती है, तुर्की के जिम्मे लग जाती है, नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं ना उनकी एयर पुलिसिंग की ड्यूटीज लगती हैं कि आपने अपने जहाजों को इस एरिया के अंदर जो है वो एयर पुलिसिंग के लिए भेजना है। कभी उनको बाल्टिक्स रीजन के अंदर भेज देना पड़ता है, कभी किसी एरिया के अंदर, कभी किसी एरिया के अंदर। तो ज्यादा
ज्यादातर तो उनको रशियन जहाजों के खिलाफ ही जाना पड़ता है। तो क्या तुर्की का जो Su-35 जहाज है वो रशिया के Su-35 जहाज के सामने जाएगा? रशिया तो कभी भी ये इजाजत नहीं देगा तुर्की को। तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि जो तुर्की ने कहा ना कि हम यूरोफाइटर टाइफून जहाज ले सकते हैं, उसके अंदर बहुत वजन है। क्योंकि अगर अमेरिका तुर्की की मदद नहीं करेगा तो 100% तुर्की को एक और जहाज लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो अपना जहाज नहीं बना सकता। और तुर्की कौन सा जहाज ले सकता है? अब रफाल एक बीच में आ जाता है। रफाल वो नहीं ले सकता, क्योंकि तुर्की और फ्रांस के ताल्लुकात जो है ना वो इतने अच्छे नहीं है कि फ्रांस तुर्की को रफाल जहाज बेच दे। क्योंकि अभी रिसेंटली फ्रांस ने ये जो रफाल तैयारे हैं उनको ग्रीस को बेचा, यानी कि यूनान को बेचा। तो क्या यूनान जो है वो शोर नहीं डालेगा अगर फ्रांस जो है वो भी तुर्की को अपने रफाल तैयारे बेच देता? डेफिनेटली हेलेनिक एयरफोर्स जो है वो शोर मचाएगी, और तुर्की भी मेरा ख्याल है कि रफाल की तरफ नहीं जाएगी। इसी वजह से तुर्की के लिए जो बेस्ट चॉइस है वो यूरोफाइटर टाइफून ही है। फिर एक और मैं आपको बात बताऊं, तुर्की को इसमें एक और फायदा भी होगा। अगर तुर्की यूरोफाइटर टाइफून ले लेता ना तो तुर्की का जो इंजन का प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। यूरोफाइटर टाइफून के अंदर जो इंजन इस्तेमाल हुआ हुआ वो यूरोप का अपना बनाया हुआ, और यूरोप वाले जो है ना वो बेसिकली ट्रेड करना बेहतर समझते हैं। अमेरिका के मसले और किस्म के हैं। अमेरिका ने 100 किस्म की पाबंदियां आप पे लगानी है। तो अगर तुर्की यूरोफाइटर प्रोग्राम के अंदर चला जाता ना और वो अच्छे नंबर के अंदर यूरोफाइटर परचेज करता है, तो उसके TFX प्रोग्राम के लिए जो उसको इंजन चाहिए ना वो भी उसको ये यूरोपियन कंट्रीज दे देंगी, या यूरोपियन कंट्रीज तुर्की के साथ मिलकर कोई नया इंजन जो है वो तैयार कर लेंगी। तो इंजन के मामले में भी जो तुर्की को सपोर्ट है ना वो इजीली मिल जाएगी। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि Su-35 का कोई चांस नहीं है कि तुर्की उसको परचेज करे। ऑल्दो उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम तो परचेज किया है, लेकिन Su-35 वो रशिया से परचेज नहीं करेंगे। यूरोफाइटर टाइफून जो है उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर अमेरिका F-16 नहीं देता तुर्की को तो यूरोफाइटर टाइफून के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो तुर्की जो है वो परचेज कर लेगा। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि तुर्की कौन सा जहाज परचेज कर सकता है, यूरोफाइटर टाइफून या Su-35। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।